हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 10 जो कि है सजीव यानी कि लिविंग क्रीचर्स, विशेषताओं का अन्वेषण, एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने 10वें अध्याय का संक्षेप में अध्ययन किया था और आज के इस सेशन में हम इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अध्याय का जो सारांश है, जो समरी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसे फिर से एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको हम सजीव और निर्जीव में श्रेणीकृत कर सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। सजीवों की मूल विशेषताएं हैं कि वे गति करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, खाते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना, ग्रोथ होती है उनकी, श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं यानी एक्सक्रीशन करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी में होता है उसे बाहर निकालते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं यानी कि जो स्टिम्यूली होता है उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो खतरे होते हैं उससे बचने के लिए रिएक्ट करते हैं, जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे जो है संतान पैदा करते हैं और मरते हैं। इनमें से किसी भी विशेषता की अनुपस्थिति इंगित करती है कि वे सजीव नहीं हैं। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है ना। और आगे है कि बीजों का अंकुरन जल, वायु, उपयुक्त प्रकाश और अथवा अंधकार की परिस्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी भी बीज के अंकुरन के लिए ये सारे जो है उत्तरदायी होते हैं। बीजों के अंकुरन के समय जड़ें सामान्यतः नीचे की ओर, जबकि पररोह यानी कि तना वाला जो भाग है और तना से ऊपर वाला जो भाग है वो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। एक पौधे का जीवन चक्र बीज के अंकुरन से प्रारंभ होता है यानी कि जर्मिनेशन होता है सबसे पहले, और उसके बाद वह वृद्धि और विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। इनमें पुष्पन यानी कि फूल लगना और बीज उत्पादन सम्मिलित है। फूल के बाद फल होता है और फलों के अंदर बीज होते हैं। उनके जीवन चक्र के दौरान उत्पन्न बीज नए पौधों में अंकुरित हो जाते हैं और यह चक्र जो है, यह साइकिल जो है वो जारी रहता है। एक जंतु का जीवन चक्र जनन के फलस्वरूप नवजात के जन्म से आरंभ होकर वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तत्पश्चात वयस्क अवस्था आती है यानी कि वो फिर वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। जनन की प्रक्रिया जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मच्छर अपने जीवन काल में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्थाओं से गुजरते हैं। मेढक के जीवन की अवस्थाओं में अंडे, टैडपॉल, मंडूकक जिसे फ्रॉगलेट भी कहा जाता है और वयस्क अवस्थाएं सम्मिलित हैं। कुछ सजीवों जैसे मच्छरों और मेढकों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन उनके शरीर के आकार, संरचना और कभी-कभी आवास में भी देखे जा सकते हैं। और आइए अब हम अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं यानी जो डिफरेंसेस है को सूचीबद्ध कीजिए। पहले तो आपको सिमिलरिटीज बताना है, जो समानताएं हैं, और फिर उनमें क्या क्या अंतर है वो भी बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं: पहला, दोनों जन्म लेते हैं। दूसरा, दोनों श्वसन करते हैं। तीसरा, दोनों पोषण करते हैं। चौथा, दोनों बढ़ते हैं यानी इनकी वृद्धि होती है।
5वां, दोनों अपनी प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन करते हैं। और अब हम भिन्नताएं यानी कि इनके बीच में जो अंतर है वो जानने का प्रयास करते हैं। पहला, पौधे मुख्य रूप से बीजों से उगते हैं, जबकि जंतु अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा, पौधों में वृद्धि जीवन भर हो सकती है, जबकि जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तीसरा, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे तालिका में कुछ विवरण या डेटा दिया गया है, तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में जो कॉलम है दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तालिका दी गई है ना। यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 3 4 यानी 4 दिया गया है। कंडीशन इसमें इस तरह से, क्या इसकी वृद्धि होती है, पहला में दिया गया है नहीं। क्या यह श्वास लेता है, तो यहाँ लिखा है नहीं। तो आपको ऐसा कोई एक उदाहरण बताना है जिसमें वृद्धि नहीं होती और वो श्वास नहीं लेते हैं। तो उदाहरण में आप क्या लिखेंगे और उसकी टिप्पणी क्या होगी, इस तरह से आपको ये कॉलम को फिल करना है। तो इस कॉलम को हमने कॉपी पे यहाँ पे फिल कर दिया है। आपको ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम दिया गया था, उदाहरण और टिप्पणी, ये आपको लिखना था। उदाहरण लिखना था और टिप्पणी आपको लिखना था। जो अंडरलाइन हमने अभी किया, ये दोनों कॉलम खाली था। पहला नंबर में था, क्या इनकी वृद्धि होती है, तो नहीं लिखा हुआ था। क्या यह श्वास लेता है, तो नहीं लिखा हुआ था। तो उदाहरण हम टेबल, कुर्सी, बेड इत्यादि दे सकते हैं। कोई भी निर्जीव का उदाहरण आप दे सकते हैं। टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे, निर्जीव वस्तुएं ना तो बढ़ती हैं ना श्वसन करती हैं। जो दूसरा कंडीशन था, क्या इनकी वृद्धि होती है, तो नहीं। क्या यह श्वास लेता है, तो हां। तो इसके उदाहरण में आप बीजों को लिख सकते हैं। बीज जो है श्वसन की क्रिया तो करते हैं, लेकिन उनकी वृद्धि तब तक नहीं होती है जब तक कि ये अंकुरित ना हो जाएं, है ना, जब तक इनको पर्याप्त सुइटेबल कंडीशन ना मिल जाए। तो लिखेंगे यह जीवित हैं और सांस लेते हैं लेकिन वृद्धि नहीं करते। तीसरा नंबर में है कि क्या इनकी वृद्धि होती है, तो लिखा है हां। क्या यह श्वास लेता है, तो लिखा है नहीं। तो हम यहाँ पे इसके उदाहरण में लिख सकते हैं क्रिस्टल, जैसे कि नमक, ये बाहर से जुड़कर बढ़ सकती हैं पर वे जीवित नहीं होती हैं। ठीक है। चौथा नंबर पे है कि क्या इनकी वृद्धि होती है, तो हां। क्या यह श्वास लेता है, तो हां। तो यहाँ पे दोनों गुण जो है सिर्फ और सिर्फ सजीवों में हो सकता है। तो इसके उदाहरण में हम मनुष्य, गाय, आम का पेड़ या कोई और अन्य जंतु का भी नाम आप लिख सकते हैं। और इसकी टिप्पणी में हम लिखेंगे सजीवों में वृद्धि होती है तथा वे श्वसन की क्रिया भी करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरन के लिए भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, बीजों के अंकुरन के लिए नमी, वायु और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इसी ज्ञान का उपयोग हम अनाजों और दालों के भंडारण में कर सकते हैं। यदि हम इन बीजों को नमी, वायु और प्रकाश से दूर रखते हैं तो उनके अंकुरन की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अनाजों और दालों को सूखे, हवादार और ठंडे स्थानों में संग्रहित करना चाहिए ताकि वे अंकुरित ना हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें। प्रश्न संख्या 4 है, आपने सीखा है कि टैडपॉल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। टैडपॉल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे,
टैडपॉल की पूंछ उसे पानी में तैरने में सहायता करती है। यह उसकी गतिशीलता के लिए आवश्यक होती है, जिससे वह शिकारियों से बच सकता है। पूंछ टैडपॉल को पानी में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। प्रश्न संख्या 5 है, चरण जो एक बच्चा है का कहना है लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने अपने तर्क दीजिए। आपको क्या लगता है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है या सजीव है? आपको अपना तर्क देना है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, चरण का पक्ष क्या है? देखिए, चरण का कथन सही है क्योंकि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है, अर्थात सांस नहीं लेता, पोषण इत्यादि नहीं होता है। और चारू के हम विपक्ष में जाएंगे, हम इसका पक्ष नहीं लेंगे। पेड़ सजीव होते हैं परंतु लकड़ी का लट्ठा पेड़ को काटने से प्राप्त होता है, इसलिए अब यह निर्जीव वस्तु है। चारू इसे अब भी सजीव मानती है, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हम समानताएं लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि दोनों की शुरुआत अंडे की अवस्था से होती है। दूसरा पॉइंट है कि अंडे से वयस्क तक दोनों के 4 चरण होते हैं। तीसरा पॉइंट है दोनों का जीवन चक्र जल में विकसित होता है। और चौथा पॉइंट है अंडे से वयस्क बनने तक दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विभेदकारी विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम बना दिए हैं। पहला कॉलम में हम मच्छर के बारे में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में मेढक के बारे में। मच्छर के लिए पहला पॉइंट है कि मच्छर के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और मेढक वाले में भी पहला पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, मेढक के जीवन चक्र में भी 4 चरण होते हैं, अंडे, पूंछ वाला टैडपॉल, मंडूकक और वयस्क। मच्छर का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वयस्क मच्छर जल में नहीं रहता है। मेढक का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वयस्क मेढक जल और जमीन दोनों पर रहता है। मच्छर का तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अपने जीवन चक्र में इसकी पूंछ नहीं होती। और मेढक वाले में लिखेंगे तीसरा पॉइंट, अपने जीवन चक्र में इसकी पूंछ होती है। आगे प्रश्न संख्या 7 है, एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं। चित्र 10.9 में आप देख पा रहे हैं। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के पररोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं, उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। ये पौधा यहाँ पे है, एक सप्ताह के बाद इसमें क्या अंतर आएगा? ये पौधा ऑलरेडी अंकुरित हो चुका है। इसके जड़ में और पररोह जो ऊपर का भाग है, इसमें क्या अंतर आता है एक सप्ताह के बाद, उसे आपको चित्र बना करके समझाना है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा चित्र हो गया जिसमें जड़ें जो है नीचे की ओर गहराई में बढ़ रही हैं और घनी होती जा रही हैं, और पररोह में यहाँ पे तना आगे की ओर जा रहा है और इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तना या पररोह वृद्धि। पहला पॉइंट है कि पौधे का हरा भाग यानी कि पररोह प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि पत्तियां फैल जाएंगी और नई पत्तियां दिखाई दे सकती हैं, ताकि पौधों को सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाने में मदद मिल सके। और जड़ वृद्धि होगी, जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ेंगी ताकि पौधे को मजबूत खड़े होने और जल तथा पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद मिल सके। 8वां प्रश्न है, तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया है जिसे चित्र 10.10 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेटअप है, दर्शाया गया है।
आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं। यहाँ पे 3 तरह से पौधों को रखा गया है ना। और ये सारे पौधे जो है अंकुरित हो चुके हैं। तारा और विजय संभवतः यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीज का अभिविन्यास यानी कि अंकुर जमीन के ऊपर हरा भाग और जड़ जमीन के नीचे का भाग की वृद्धि दिशा को कैसे प्रभावित करता है। आगे है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। यदि अंकुर हमेशा ऊपर की ओर यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है और जड़ हमेशा नीचे की ओर यानी मिट्टी में बढ़ती है, चाहे बीज को किसी भी स्थान पर रखा जाए, तो यह दर्शाता है कि पौधों में प्राकृतिक तंत्र जैसे फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटोपिज्म होते हैं जो उनकी वृद्धि की दिशा को निर्देशित करते हैं। फोटोट्रोपिज्म जो है पररोह तंत्र को ऊपर की ओर ले जाता है ताकि पत्तियां जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकें और पौधों के पोषण के लिए भोजन बना सके। और ग्रेविटोपिज्म जो है वो जड़ों को क्या करता है, पृथ्वी की भीतर ले जाता है, जमीन के अंदर ले जाता है गहराई में, जिससे कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल तथा खनिज का अवशोषण करें, साथ ही साथ पौधों को मजबूती से मिट्टी में जकड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, बीज अंकुरन पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है, बीज अंकुरन पर तापमान के प्रभाव की जांच करना। आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या लग सकती है, 2 समान बीकर, या आप कह लें कि कोई 2 गमला आप ले सकते हैं, मिट्टी, बीज, थर्मामीटर और अलग अलग तापमान नियंत्रित वातावरण जैसे कमरा, रेफ्रिजरेटर आदि। प्रक्रिया क्या होगी, 2 बीकर लेंगे, एक पर ए तथा दूसरे पर बी लिखे। प्रत्येक बीकर में गीली रुई पर कुछ चने के बीज रखें। बीकर ए को कमरे के बाहर खुली जगह पर रखें और बीकर बी को रेफ्रिजरेटर में रखें। 3 दिन बाद दोनों बीकरों का निरीक्षण करें। बीकर ए में बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं, जबकि बीकर बी में जो रेफ्रिजरेटर में रखा है बीज अंकुरित नहीं होते हैं। कई दिनों के बाद बीकर बी में भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, तापमान का बीज अंकुरन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि आवश्यक तापमान अगर उसे मिल जाए तो अंकुरन की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। और इस तरह से आज के इस सेशन में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।